हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश हब। दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग अपने संविधान के भाग 5 के बारे में जानने वाले हैं। और भाग 5 का एकमात्र हम ऐसा चीज़ जानेंगे, मतलब एक सीरीज़ को हम जानेंगे जो है राष्ट्रपति के बारे में। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि प्रेसिडेंट हाउस को लेकर है, प्रेसिडेंट को लेकर है। और इस समय भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, यहाँ पे इनका नाम भी है और बाकी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हम यहाँ से बहुत सारा चीज़ हम यहीं से पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के वेबसाइट से ही, ताकि हमें कोई भी चीज़ ऐसा फील ना हो जो कि इनरिलायबल हो, जिस पर आप विश्वास नहीं कर सके। कोई भी चीज़ हम ऐसा नहीं लेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कई सारे बुक्स में क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशंस पुरानी होती है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि अपडेट नहीं हुई होती है, तो जिससे हमें लगता है कि या तो मिसप्रिंट भी हो गया होता है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा चांसेस नहीं है। हमें लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, बुक सही नहीं है, या फिर ये गलत है, या फिर कुछ ऐसे है, तो ऐसा चीज़ें नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हम यहीं से देखेंगे और इसी का सपोर्ट लेंगे और हेल्प लेंगे, ठीक है। तो हम पहले एक बार नोट्स पे चलते हैं, हम नोट्स पे चीज़ों को देखते हैं और फिर हम यहाँ पे भी आके देखेंगे चीज़ों को जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे एक लिस्ट है अपने राष्ट्रपति लोगों के। शुरुआत जब राजेंद्र प्रसाद जी से हुई थी और अभी इस समय राजनाथ कोविंद जी हैं, राइट। ये सब का लिस्ट है यहाँ पे। और साथ ही साथ राष्ट्रपति जो भवन है, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन, लेकिन सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अलावा और दो जगह पे है। एक है शिमला में और दूसरा है हैदराबाद में। शिमला और हैदराबाद दोनों जगह पे आपको राष्ट्रपति भवन मिलेगा, जो दिल्ली के सिवाय। तो राष्ट्रपति का निवास कितनी जगह पे है? 3 जगह पे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये राष्ट्रपति के मुगल गार्डन के जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं। जो मुगल गार्डन साल में एक बार खोला जाता है आम लोगों के लिए भी। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं, इस तरह चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो घूम सकते हैं, या फिर अगर आप आते हैं तो, राइट। तो ये राष्ट्रपति के मुगल गार्डन की तस्वीरें हैं। ये सब आपको सामने जो दिखाई दे रहा है, ये मुगल गार्डन से जुड़ी हुई है। ये राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीर है, हालांकि कमरों के अंदर की बात नहीं है, ये राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीर है यहाँ पे, राइट। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति हैं और यहाँ मोदी जी हैं और यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे आए हुए हैं, राइट। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। मेन पावर इन्हीं के पास होती है अगर हम देखें कागजी रूप पे, लेकिन इनके शक्ति का सारा प्रयोग कोई करता है तो प्रधानमंत्री करते हैं। और पूछेगा संवैधानिक जो है प्रमुख कौन है देश का? संवैधानिक रूप से तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। हमारे राष्ट्रपति के पास एक घोड़ों की दास्ता है, जो स्पेशल जो है हॉर्स की मतलब की फोर्स है। इस फोर्स, ये ऐसी फोर्स है इस समय दुनिया में कि किसी और देश के पास अब बची ही नहीं है। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसके पास अब ये घोड़ों की दस्ता वाली टीम बची हुई है। इस तरह से सेना हमारे पास बची हुई है, राइट। चलिए हम नोट्स पे चलते हैं और फिर वहाँ पे देखते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे शुरू होता है भाग 5 यानी कि पार्ट 5। आर्टिकल 252 से लेकर 151 तक है। ये हम सारे नहीं देखने वाले इसमें हम सिर्फ वही देखेंगे जो राष्ट्रपति के लिए ज़रूरी है, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ ज़रूरी है। सिर्फ उसी पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं कार्यपालिका के प्रमुख हैं, तो इसमें हम इनके बारे में ही अभी देख रहे हैं आज। राष्ट्रपति का जो पद है, ये आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। तो इनके पद के बारे में आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 52 में बताया गया है। आर्टिकल 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होंगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव होंगे कार्यपालिका के। ये बताया गया है आर्टिकल 53 में। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 54। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, इनका चुनाव कैसे होगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कमेटी होती है जिसको बोलते हैं निर्वाचन आयोग। हालांकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसको कंडक्ट करवाता है, लेकिन ये चीज़ें इसमें बताई गई है। तो जो जनता है ना, आम लोग जैसे हम और आप हैं, हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव में ना अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, इनडायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं। डायरेक्ट हम भाग नहीं लेते हैं। जैसे हम लोग एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, और एमपी और एमएलए लोग जो है राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हमने डायरेक्ट भाग नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट भाग हम लोग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं इनडायरेक्ट रूप से। देखिए, देश में ना लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है। इसी तरीके से राज्यों में विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है। तो विधानसभा तो लगभग सारे राज्यों में आपको, हर राज्य में मिलेगा आपको, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं मिलेगा। मैं जैसा कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे देखिए, ये हमारे भारत का मैप यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ अपने इंडिया का। ये इंडिया है अपने। तो विधान
सभा तो लगभग हर राज्य में मिलेगा आपको, लेकिन विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्यों में है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार। ये 2 राज्यों में आपको विधान परिषद भी मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 राज्य यहाँ पे, एक महाराष्ट्र और दूसरा कर्नाटका, 4 हो गए। 5वां आंध्र प्रदेश है और 6ठा तेलंगाना। तो भारत के इन मात्र 6 राज्यों में ही आपको मिलेगा विधान परिषद, राइट। तो विधान परिषद 6 ही राज्य में है, इसीलिए विधान परिषद भाग नहीं लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में। अब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जो राज्यों की होती हैं, ये सारे भाग लेते हैं, लेकिन इसके सिर्फ चुने हुए सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जैसे आप देखेंगे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, अब हालांकि ख़त्म हो गया है 2020 में, लेकिन अभी भी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, राइट। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम संसद के बारे में पढ़ेंगे तो, पार्लियामेंट्स के बारे में। लेकिन ये 12 लोग भाग नहीं लेंगे, ये 2 लोग भाग नहीं लेंगे। और साथ ही साथ राज्यों में जो विधानसभा होती है ना, यहाँ पे भी एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल चुन सकते हैं। तो ये लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में वही लोग भाग लेंगे जो चुन के आए हुए हैं, जिनको इलेक्ट किया गया है, वही लोग भाग लेंगे, ठीक है। अगला है, इसमें पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ना एकल संक्रमणीय चीज़ों को अपनाया जाएगा, प्रणाली को अपनाया जाएगा। इसका मतलब है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, इसका मतलब ये है, देखिए कि एक व्यक्ति ना वोट जब देगा या फिर वोट यहाँ पे इस तरह से एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल से मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लोग वोट में या 4-5 लोग वोट में आ गए, ये 5 लोग जो है मतदान में आ चुके हैं, ये 5 सदस्य। तो जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट मिल जाएगा तो रेस से बाहर हो जाएगा। तो उस व्यक्ति का वोट निकाल के 5 लोगों में बराबर बांट दिया जाएगा। और मान लिया कि इस व्यक्ति को भी इसके बाद सबसे कम वोट है, तो इसका वोट निकाल के इन तीनों में बांट दिया जाएगा। और फिर ये व्यक्ति बचेगा तो इसका भी वोट निकाल के इन दोनों में बांट दिया जाएगा। इस तरह से कुछ होगा। अगर समझ में नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं है, आप इतना ध्यान रखना कि भारत में एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाई जाती है, सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड को अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला है अनुपातिक प्रणाली, प्रेफरेबल। इसका मतलब ये होता है, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे 3 लोग चुनाव में हैं, 1, 2 और 3। अब ये तीनों जो हैं चुनाव में हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं, राइट। अब इन तीनों को हमें वोट देना है, तो हमें मान लीजिए कि 1 नंबर पे हमने इस व्यक्ति को रख लिया, 2 नंबर पे इस व्यक्ति को रख लिया, 3 नंबर पे इस व्यक्ति को रख लिया, राइट। एक व्यक्ति ने जाके दिया, तो इस व्यक्ति ने जाके दिया, तो इस तरह से बोल रहा है कि मैं ऐसे करूँगा। लेकिन एक व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं, मैं इसको 1 नंबर मानूंगा, इसको 2 नंबर मानूंगा, इसको 3 नंबर मानूंगा। तो आपको ना तीनों को वोट देना पड़ता है, मतलब जितने लोग चुनाव में है ना कैंडिडेट, सबको वोट देना पड़ता है। आपको बताना है कि पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी पसंद कौन है, इस तरह से आपको बताना पड़ता है। इस तरह से क्या हुआ था एक बार कि जो बीबी गिरी है ना, ये राष्ट्रपति बने थे, तो ये दूसरे चरण के मतदान में जीते थे। ये दूसरे चरण के मतदान में जीते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो कि दूसरे चरण के मतदान में जीते थे। अगला है, मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और किसी राज्य में विधानसभा भंग है, राइट। 28 राज्य इस समय हमारे देश में, किसी एक राज्य का हो सकता है विधानसभा भंग हो गया हो, कार्यकाल खत्म हो गया, कुछ भी हो गया हो, वहाँ पे आपातकाल लगा हो, राइट। तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रपति का चुनाव रोक दिया जाएगा, नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में 6 महीने में करना होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव को वेट नहीं किया जाएगा, वो राज्य के लोग मतलब विधानसभा भाग नहीं लेगी, राष्ट्रपति का चुनाव कर दिया जाएगा। ये चीज़ें होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक और चीज़ें हैं कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो जमानत राशि 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है जो कैंडिडेट होते हैं उनको, राइट। किसके पास जमा करना पड़ता है? इलेक्शन कमीशन के पास, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी मनी। अगर उस व्यक्ति को 1/6 वोट यानी कि 1/6 वोट नहीं मिलता है, जितने भी वोट पड़े हैं ना, मान के 600 वोट पड़ा है, तो 600 वोट में से 100 वोट उस व्यक्ति को मिलना जरूरी है। अगर 100 वोट नहीं मिलता, 99 वोट भी मिल जाता है, तो उस व्यक्ति की जमानत जब्त कर दी जाती है, यानी कि उसकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं लौटाई जाती है। और एक काफ़ी ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट होता है उस व्यक्ति को लेकर, उससे काफ़ी शर्म की बात होती है अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो, राइट। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 55। इसमें बताया गया है कोटे के बारे में कि एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है, उस व्यक्ति को मिनिमम वोट की परसेंटेज कितनी मिलनी चाहिए, इस बात को इसमें बताया जाता है, राइट। किस व्यक्ति को मान के राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो इसका मिनिमम वोट कितना मिलना चाहिए, इसके बारे में बताते हैं आर्टिकल 55 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 56। इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होंगे उनका कार्यकाल 5 साल का होगा, 5 सालों का। लेकिन ये 5 साल काउंट किया जाएगा उनके चुनाव जीतने के दिन से नहीं,
जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेंगे, ओथ लेंगे, उस दिन से इस दिन को काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर इसके बीच में ही राष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहते हैं किसी कारण से, तो अपना इस्तीफा दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपराष्ट्रपति को। ये बात बताई गई है आर्टिकल 56 में। अगला है आर्टिकल 57। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति न दोबारा अपने पद पे चुने जा सकते हैं। मतलब कि वो 1 बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार भी वो जीत जाए अपने पद पे, मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतनी बार वो अपने पद पे जीत के चुन के आ सकते हैं। कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे अमेरिका में क्या है कि कोई व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और उनका टर्म्स भी 4 साल का ही होता है कि एक व्यक्ति वहाँ राष्ट्रपति बनेगा तो 4 साल के लिए बनेगा और 2 बार से ज़्यादा नहीं बनेगा। जैसे अभी कौन है, जो बाइडेन है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रम्प तो खैर 1 ही बार थे, लेकिन उससे पहले बराक ओबामा थे, तो 2 टर्म पूरा कर लिए थे, तो तीसरे टर्म में वो इलेक्शन में आ ही नहीं सकते थे। तो वहाँ पे एक लिमिट बना दिया गया कि एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार बनेगा और एक कार्यकाल वहाँ पे 4 साल का होता है अमेरिका का। हमारे यहाँ 5 साल का होता है, और हमारे यहाँ ये भी है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। नेक्स्ट वन है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया कि इनका शपथ किस तरीके से लेना है। तो यहाँ पे आर्टिकल 57 हो गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में बताया गया है इनकी योग्यता के बारे में, इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, सबसे पहले उनको भारत का नागरिक होना जरूरी है किसी व्यक्ति को, पहला नंबर। सेकेंड नंबर कि उस व्यक्ति की मिनिमम एज 35 साल होनी चाहिए, मिनिमम है, न्यूनतम उम्र। अधिकतम कितना भी हो, 100 हो, 110 हो, 20 हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम एज 35 साल होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें मेन हैं। इसके सिवाय उस व्यक्ति के पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक होने चाहिए जो कि ओरली इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे कि हाँ, हम चाहते हैं कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार बने और राष्ट्रपति बने, हम ऐसा चाहते हैं। तो 50 लोग कैसे चाहिए, जो प्रस्तावक हैं, और 50 लोग अनुमोदक चाहिए जो कि राष्ट्रपति के जो व्यक्ति उम्मीदवार है उसके प्रति लिखित में सहयोग देंगे इलेक्शन कमीशन को, और बोलेंगे कि हाँ, हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति पद में जाएँ, राष्ट्रपति पद के वो बने। तो 50 लोग यहाँ पे हो गए और 50 लोग यहाँ पे हो गए, ये 100 लोग हो गए। 50 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, 100 लोग हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 100 लोग होंगे ना, ये दोनों के दोनों लोकसभा से होंगे या फिर राज्यसभा से होंगे। राज्यों की जो विधानसभा होती है या विधान परिषद, वहाँ से कोई नहीं होगा, वहाँ से कोई नहीं आएगा, ध्यान रखना। और ये 50 प्रस्तावक भी अलग होने चाहिए और ये 50 अनुमोदक भी अलग होने चाहिए, दोनों सेम नहीं होने चाहिए। जैसे लोकसभा में इस समय हमारी जो संख्या है 543 है लोगों को जिनको चुन के लाया जाता है। राज्यसभा में जो जिनको चुन के लाया जाता है उनकी संख्या है 233। तो इन्हीं में से 50-50 लोग होने चाहिए, एक व्यक्ति के पास 100 लोग कम से कम होने चाहिए, राइट, ताकि वो सिर्फ एक उम्मीदवार बन सके। उम्मीदवार बनने के लिए भी 100 लोग होने चाहिए, राइट। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो कितने लोग भीड़ लगा देते वहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में जाकर, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हम भी आएंगे। इसीलिए जो कैंडिडेट होते हैं 2, 3, 4 से ज़्यादा कभी होते ही नहीं है, मैक्सिमम इतने ही बन ही पाएंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो, ठीक है। इसलिए कैंडिडेट इतने ही बन पाते हैं, 2-3 इस तरह से। और ज़्यादातर तो हमें देखने को मिलता है कि 2 लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में होते हैं ज़्यादातर, तीसरा चौथा तो आपको शायद ही कभी कोई मिलेगा। खैर, तो ये अनुमोदक और प्रस्तावक दोनों अलग अलग होने चाहिए, ये लोकसभा और राज्यसभा से ही होंगे, और कोई व्यक्ति सेम नहीं हो सकता दोनों में से, यहाँ के यहाँ कोई व्यक्ति सेम हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 में बताया गया है दशा के बारे में, मतलब कंडीशंस के बारे में। कंडीशंस क्या क्या है कि वो व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, को दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब है करप्टेड, मतलब भ्रष्टाचारी नहीं, उसके ऊपर इतना कर्ज उसने नहीं ले रखा हो जितना उसकी औकात नहीं है, तो औकात से ज़्यादा उस व्यक्ति के पास कर्ज नहीं होनी चाहिए, बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला है लाभ का पद। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में आ रहा है उस व्यक्ति को किसी भी लाभ के पद पर रहने का हक नहीं है, मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं रह सकता। अगर वो व्यक्ति कोई नेता है, कोई मंत्री है, तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। लाभ का पद का मतलब है गवर्नमेंट जॉब से, मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो नहीं कर सकता, गवर्नमेंट जॉब से बाहर आना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, अपने रिजाइन करना होगा तब कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया, राष्ट्रपति बन गया, तो राष्ट्रपति बनने के बाद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं रह सकता है व्यक्ति जीतने के बाद में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में बताया गया राष्ट्रपति का शपथ के बारे में। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राइट। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है किसी कारणवश, तो उस समय जो सबसे वरिष्ठ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वह दिलाते हैं।
वरिष्ठ जज उम्र से नहीं होता है, जो सबसे ज़्यादा दिन से सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा होता है ना एज अ जज के रूप में, एज अ जज, तो उसी व्यक्ति को मानते हैं सबसे वरिष्ठ, जो सबसे ज़्यादा समय से काम कर रहा हो, राइट। तो वो दिलाते हैं ऐसा, अगर सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तब। अगला है आर्टिकल 61, इसमें महाभियोग के बारे में बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये जो प्रक्रिया है हमने यूएसए के संविधान से लिया है, ऐसा यूएसए में होता है, सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाना है, किसी राष्ट्रपति को, तो सबसे पहला बात समझना आप कि इसमें विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों ही भाग नहीं लेती है राष्ट्रपति का, अगर महाभियोग हम कर रहे हैं तो। इसमें भाग लेती है सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, जो केंद्र में होती है, देश में होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि विधानसभा और विधान परिषद ये भाग नहीं लेंगे, और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेंगे राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो। जब चुनना था तो सिर्फ चुने हुए सदस्य भाग ले रहे थे, लेकिन जब हटाना है तो सभी सदस्य भाग लेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी है, आप इसे दोबारा से सुन लेना वीडियो बैक करके, अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। अगला है कि अगर प्रस्ताव लाना है ना, तो किसी भी सदन से प्रस्ताव ला सकते हैं। लोकसभा से हम शुरू कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा से, जहाँ से भी शुरू करना हो शुरू हम कर सकते हैं। लेकिन जिस सदन में भी प्रस्ताव लाना है, उस सदन के 25% जो सदस्य हैं, जो लोग हैं उसके, वो 25% की सहमति जरूरी है कि हाँ हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है उसका विधेयक जो है, उस विधेयक को लाया जाए, तो उस प्रस्ताव को लाया जाए, मतलब उस प्रस्ताव को लाने के लिए 25% लोगों की सहमति होना जरूरी है। पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या करना होगा, सबसे पहले कि जिस हाउस में भी आया है, मान लें कि लोकसभा में आ गया है, तो वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से, यानी कि 66.6% के आसपास बनता है, इतनी मेजोरिटी से पास करना होगा, राइट। और जब वहाँ पे ये पास हो जाएगा लोकसभा से, मान लीजिए लोकसभा में पहले आया है, राज्यसभा में भी आ सकता है पहले हालांकि, तो राज्यसभा में भेजने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि आपके खिलाफ ऐसे ऐसे महाभियोग चलाया जा रहा है यहाँ पे। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि अपनी बात को रख सकते हैं दूसरे हाउस में जाके, लोकसभा से पास कर दिया, राज्यसभा में गया है, तो राज्यसभा में जाके अपनी बात को रख सकते हैं, और बात रख करके वो चाहे तो खुद चले जाएं या फिर अपने किसी दूत को भेज देंगे और बोलेंगे नहीं मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम है, गलत तरीके से कुछ ऐसे है, फिर कुछ इस तरह से है। तो जो भी अपनी बात होगा वो अपनी बातों को रख सकते हैं। हालांकि अब तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं पास हुआ है, कुछ इस तरह से नहीं हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है आर्टिकल 62, यहाँ पे क्या आ गया, 60 गलत टाइपिंग है, यहाँ पे 62 होगा, आर्टिकल 62, ठीक है। मैंने लिखा ही गलती है यहाँ पे, जल्दी में सेट कर दिया। आर्टिकल 63 में तो उपराष्ट्रपति का पद है, वो हम बाद में जानेंगे। आर्टिकल 63 में क्या है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो किस तरीके से उसको भरा जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। सबसे पहला ये है कि राष्ट्रपति के 6 माह के अंदर में उनके पद को भरना होगा, अगर उनका पद खाली हो जाता है तो, पहला चीज़। दूसरा कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा तो उपराष्ट्रपति को दे देंगे, तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद संभालना होगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभानी होगी। लेकिन अगर किसी कारणवश उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो उस हालात में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं, उनको यह काम करना होगा। ऐसा एक बार वैसे हो चुका है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभा चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अगला है कि हम जानते हैं कि किस किस तरीके से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है। हो सकता है कि उनका टर्म पूरा हो गया हो 5 साल का, इस तरीके से हो सकता है। सेकेंड वन है कि मान लो उन्हें इस्तीफा दे दिया हो, त्यागपत्र दे दिया हो, ऐसा हो सकता है। या फिर महाभियोग की प्रक्रिया से उनको हटा दिया गया हो, या फिर उनका निर्वाचन, मतलब उनका जो चुनाव है वो अवैध हो चुका हो, या फिर कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई हो। तो ऐसे हालात में किसी भी तरीके से कुछ ऐसा होता है तो सिचुएशन में क्या करते हैं कि नए तरीके से एक नया राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला जो राष्ट्रपति चुना जाता है ना, वो 5 साल के लिए ही चुना जाता है। माने कि बीच में किसी की मृत्यु हो गई, कार्यकाल के दौरान किसी की मृत्यु हो गई, वो टर्म पूरा नहीं किया है, तो ऐसा नहीं कि अगला जो राष्ट्रपति चुना जाएगा वो बचे हुए काम को, मतलब समय को पूरा करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगला जो व्यक्ति चुना जाएगा वो 5 साल के लिए ही पूर्ण रूप से चुना जाएगा, किसी को चुनाव करके लाया जाता है तो, राइट। और अधिकतम टाइम तो आपने देख ही लिया कि अधिकतम 6 महीने की ही टाइम होती है, 6 माह के अंदर में, ये आर्टिकल 62 है, 6 माह के अंदर में ही उस पद को भरना होता है, राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो जाता है तो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला बात, मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध है, चुनाव अवैध हो तरीके से हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके द्वारा किया गया काम को अवैध माना जाएगा। उनके द्वारा किया गया काम को बिल्कुल वैध माना जाएगा, क्योंकि
राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सलाह पे काम करते हैं, खुद से काम नहीं करते। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पे ही काम करते हैं, इसीलिए इनके द्वारा किए गए कामों को अवैध नहीं माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है कि एक राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, ये निर्विरोध जीते थे, मतलब कि ये चुनाव में आए, इनके अपोज में कोई आया ही नहीं। हालांकि उसके पहले एक बार ये चुनाव में और आए थे, उस समय हार गए थे, लेकिन जब ये दूसरी बार इस समय आए थे मतलब, तो ये बिल्कुल ही निर्विरोध जीते थे, ये इनके खिलाफ कोई नहीं आया था, राइट। तो निर्विरोध जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है वो नीलम संजीवा रेड्डी हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है वीवी गिरी। वीवी गिरी एक हैं। वीवी गिरी जो हैं ये दूसरे चरण की मतगणना में जीते थे। वीवी गिरी दूसरे चरण की मतगणना में जीतने वाले राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन है जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद। ये दोनों के कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, ये दोनों ही कार्यकाल के दौरान इनकी मौत हो गई थी, इन दोनों की। एक बार क्या हुआ कि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई और उस समय उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे, राइट। और वीवी गिरी ने अपना इस्तीफा दे दिया, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने पे इस्तीफा दे दिया कि मैं राष्ट्रपति का पद का जो है चुनाव लड़ूंगा। हालांकि वो पद पर रहते हुए भी कर सकते थे। फिर क्या हुआ कि उस सिचुएशन में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, राइट, ये मोहम्मद हिदायतुल्ला थे, इनको मौका मिल गया और ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाए थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे बताया गया है, राइट। अगला है आर्टिकल 71। बीच का जो आर्टिकल हमने छोड़ा है वो उपराष्ट्रपति के बारे में है, जो हम बाद में जानेंगे। आर्टिकल 71 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी गड़बड़ी होती है तो ये केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ही इस केस की सुनवाई होगी, जो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो। अगला है आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ कौन कौन तरीके से हैं, राइट। हम इसमें सिर्फ वही आर्टिकल देख रहे हैं जो राष्ट्रपति से जुड़ी हुई है, किसी और को नहीं देख रहे हैं। तो राष्ट्रपति के पास 5 तरीके से क्षमा करने की शक्तियाँ हैं। पहली है उसमें पार्डन, क्षमा करना, मतलब इसमें राष्ट्रपति ना 100% माफ़ कर सकते हैं, 100% क्षमा कर सकते हैं। ये है इसमें आर्टिकल 72 के फर्स्ट वाले, मतलब इसमें कि 100% राष्ट्रपति माफ़ कर दे, कि सज़ा को पूरी तरीके से माफ़ कर दे। किसी ने भी कोर्ट में सज़ा सुनाया हो, भारत में कोई भी कोर्ट ने सज़ा सुनाया हो, राष्ट्रपति उस सज़ा को माफ़ कर सकते हैं इस आर्टिकल का यूज़ करके। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रपति अगर चाहें तो सज़ा का लघुकरण कर सकते हैं, कमीशन कर सकते हैं, कमीशन कर सकते हैं। यानी कि कोई सज़ा कठोर है तो उसको साधारण कर देंगे, या फिर कोई फांसी की सज़ा किसी को दे दी गई तो उसकी सज़ा को उम्र कैद में बदल सकते हैं। ये शक्ति राष्ट्रपति को होती है। हालांकि ये काम होम मिनिस्ट्री के सलाह पे ही करते हैं, गृह मंत्रालय के सलाह पे, लेकिन ये राष्ट्रपति के पास शक्ति दी गई है। मेन पावर तो राष्ट्रपति का ऊपर ही है पेपर के रूप पे, हालांकि वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री के पास होता है। अगला है रेमिशन। रेमिशन का मतलब है परिहार, यानी कि सज़ा को जो है ना, मतलब कठोर सज़ा है तो कठोर ही रहने देंगे, लेकिन 10 साल की सज़ा है तो 5 साल कर देंगे, 5 साल की सज़ा है तो 3 साल या 2 साल कर देंगे। मतलब वो सज़ा का समय कम कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर होती है। अगला है रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब है कि सज़ा को, कुछ सज़ा जो चल रही है ना उसको रोक बन के नहीं, अभी रोक दो, अभी मत दो सज़ा। अगर किसी को जो है स्वास्थ्य की परेशानी हो जाती है, हेल्थ इशू हो जाती है उस हालात में, राइट, तो उसको विराम लगा सकते हैं। और 5वां है रिप्राइव कर सकते हैं, प्रतिलंबन कर सकते हैं, अस्थायी रूप से, मतलब परमानेंटली नहीं, नॉन परमानेंट रोक लगा सकते हैं। माने किसी की फांसी की सज़ा सुना दी गई और उसकी फांसी की सज़ा अगले 1 हफ्ते में होने वाली है और वो माफ़ी की गुहार किया, राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं, गृह मंत्रालय को लगता है कि नहीं, राष्ट्रपति को मतलब मान लीजिए कि नहीं, मुझे जो है अभी इसके बारे में सोचना होगा, देखना होगा कि क्या इस व्यक्ति को सज़ा दी जानी चाहिए कि नहीं। तो ऐसे हालात में क्या किया जाएगा कि राष्ट्रपति प्रतिलंबन का प्रयोग करेंगे, रिप्राइव का प्रयोग करेंगे और उसको रोक देंगे और स्थायी रूप से रोक लगा देंगे सज़ा के ऊपर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। और राष्ट्रपति ये काम जो है होम मिनिस्ट्री के सलाह पे ही करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगला है आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति हैं वो संघ की कार्यपालिका का विस्तार राष्ट्रपति करेंगे, उनके लिए कानून बनाएंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, ये सब राष्ट्रपति को दिया गया है, ये सब बताया गया है इसमें। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। अगला है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 का मतलब है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री होंगे। तो इसी के थ्रू राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं और यही वो आर्टिकल है जिसके थ्रू राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में चली जाती हैं कि उनके बारे में सलाह पे काम करना है। और सलाह के लिए कौन होगा, एक मंत्रिपरिषद
और मंत्रिपरिषद के प्रधान प्रधानमंत्री होंगे, वरना सारी शक्ति तो राष्ट्रपति के पास ही है। पर आर्टिकल 74 ही ऐसा है जो सारी की सारी शक्ति राष्ट्रपति की है वो ट्रांसफ़र करके प्रधानमंत्री को दे देता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला है आर्टिकल 75। इसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री होंगे और उसके सलाह पे राष्ट्रपति बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? राष्ट्रपति ये प्रधानमंत्री के सलाह पे करेंगे। ये बात बताई गई आर्टिकल 75 में। प्रधानमंत्री के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें हम उनके बारे में जान लेंगे। अगला है आर्टिकल 77। इसने बताया कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से होगा। मतलब भारत सरकार अगर कोई भी काम करती है तो उस काम का संचालन राष्ट्रपति जी के नाम से ही किया जाएगा। ये बताया गया है आर्टिकल 77 में। अगला है आर्टिकल 78। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है ना वो कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन सारा काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी होगी कि राष्ट्रपति को सारे कामों की जानकारी देंगे समय समय पे कि क्या काम हो रहा है, क्या क्या विस्तार हो रहा है, जो भी है फॉर्मेलिटी सही, बट राष्ट्रपति को जानकारी देनी होगी। प्रधानमंत्री को आके राष्ट्रपति जानकारी लेंगे मतलब उनसे, और प्रधानमंत्री देंगे। ये बताया गया आर्टिकल 78 में। अगला है आर्टिकल 85। इसमें बताया गया है कि संसद के कार्यों का संचालन करना राष्ट्रपति की जिम्मेवारी है, राष्ट्रपति करेंगे। जैसे संसद का सत्र बुलाएंगे, साल में 3 सत्र होती है, साल में सत्र 3 होती है, राष्ट्रपति बुलाएंगे, सत्रवहन करेंगे यानी सत्र की शुरुआत करेंगे, भाषण देंगे, विघटन करेंगे और सत्र बुलाएंगे। यहाँ पे विघटन का मतलब है ख़त्म कर देंगे उसको। ये सब करने के काम है जो राष्ट्रपति को दी गई है। आर्टिकल 85 में बताया गया इसके बारे में। अगला है आर्टिकल 86। इसमें बताया गया है कि संसद का जो अभिभाषण या संदेश है, राइट, ये राष्ट्रपति क्या करेंगे? संसद को भेजेंगे, राइट। अभिभाषण या संदेश जो है राष्ट्रपति भेजेंगे। ये राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है। इसमें बताया गया आर्टिकल 86 में कि जैसे संसद लोग होते हैं ना, संसदों को कोई चीज़ भेजते हैं, वो अभिभाषण भेजते हैं, अभिभाषण देते हैं, या फिर कुछ लिख के भेजते हैं वर्चुअली, या फिर कुछ जाकर बोल सकते हैं। कंबाइन सेशन दोनों को एक साथ में बिठा के, मतलब लोकसभा राज्यसभा एक साथ में बजती है ना। आर्टिकल 87 देखिए, यहाँ समझ जाएंगे आप। आर्टिकल 87 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, इसका मतलब क्या है कि लोकसभा राज्यसभा के सब लोग साथ में बैठते हैं और हर साल की जो पहली बैठक होती है ना, साल में 3 सत्र होते हैं। अभी हम जानेंगे जब हम संसद करेंगे उस समय। तो जब पहली होती है तो उस समय क्या करते हैं राष्ट्रपति कि कंबाइन सेशन बुलाते हैं और उस समय वो विशेष एक अभिभाषण देते हैं। हालांकि वो अभिभाषण जो है मंत्रिमंडल तैयार करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति देते हैं। तो साल की पहली बैठक होती है उस समय, और जब भी 5 साल पूरा हो जाता है या फिर बीच में भंग हो जाए, नए संसद चुन के आते हैं ना, नया, जैसे प्रधानमंत्री का साल 2019 में ख़त्म हो गया था, इस बार 2024 में ख़त्म हो जाएगा। तो 2024 में जो भी राष्ट्रपति होगा ना, वो क्या करेंगे? दोबारा से एक प्रभाषण देंगे, अभिभाषण देंगे, और उसमें नए जितने भी लोग चुन के आए होंगे उन सबको दोबारा से, जिसको बोलते हैं कि नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को भी राष्ट्रपति क्या करते हैं? विशेष अभिभाषण देते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना आर्टिकल 87 में है। अगला है आर्टिकल 108। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति कंबाइन सेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। मतलब लोकसभा राज्यसभा की कंबाइन सेशन होती है, ये राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, राइट। और ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। बस राष्ट्रपति बुलाते, इतना जानना है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, जब हम संसद के बारे में जानेंगे, पार्लियामेंट के बारे में, उस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। अगला है आर्टिकल 123। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति किस तरह से ऑर्डिनेंस दे सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, सबसे पहले कि अध्यादेश ना राष्ट्रपति एक बार जारी करते हैं तो 6 महीने के लिए होता है, लेकिन ये कितनी भी बार उसको जारी कर सकते हैं, वापस ले लेंगे जब मन करेगा, जब मन करेगा इसको जारी कर देंगे। ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है। लेकिन कब ये अध्यादेश राष्ट्रपति कब जारी कर सकते हैं? जब देश में आपातकाल हो उस समय, मंत्रिमंडल सलाह दे उस समय, जब कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो। जैसे अभी बताया था ना मैंने आपको कि साल में 3 सत्र होते हैं, वो तीनों में से कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो उस हालात में, और अधिकतम 6 माह तक ये कानून लागू रहता है। और ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। इसको परमानेंट बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा को इसे पास करना पड़ता है, उसके बाद ये कानून बन पाता है, वरना 6 महीने में ख़त्म हो जाता है। अगला है कि अगर सत्र शुरू हो गया और 42 दिन पूरा नहीं हुआ है, मतलब सत्र शुरू होने के बाद ना 42 दिन का टाइम मिलता है। मानिए कि 6 महीने में 1 दिन कम है और सत्र पूरा हो गया, और सत्र शुरू हो गया नया से, एक नया सत्र शुरू हो गया, 6 महीने नहीं हुआ है ना। तो उस समय 42 दिन का टाइम दिया जाता है, और 42 दिन के टाइम को लेकर और फिर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है कि उस मतलब जो लोकसभा राज्यसभा है वो उसको पास करवा सकती है। तो उसके लिए जो टाइम मिलता है
वो 42 दिन का मिलता है। 42 दिन के अंडर में अगर उसको पास कर देंगे तो ठीक है, अगर पास नहीं करेंगे तो फिर इसे पास नहीं माना जाता है, उसके लिए रुकना पड़ता है। ठीक है, मतलब वो ख़त्म हो जाता है कानून। एक दिन माने कि 5 महीने 29 दिन हो गया है, 30वां दिन बाकी है, राइट। 5 महीने और 29 दिन हो गया, और फिर लोकसभा का या विधानसभा, माफ़ करना, लोकसभा और राज्यसभा का जो है बैठक शुरू हो गया। ऐसी हालात में क्या होता है कि 42 दिन का यानी कि 6 हफ्ते का टाइम मिल जाता है किसको, पार्लियामेंट को, कि उस कानून को पास कर दे। अगर पास कर देती है तो परमानेंट कानून बन जाएगा, लेकिन अगर वो पास नहीं कर पाती है तो कानून ख़त्म हो जाता है। तो यही बातें इसमें बताई गई, यहाँ पे सब इसी के बारे में है यहाँ तक। ठीक है, अगर राष्ट्रपति चाहे ना तो इस कानून को किसी भी वक्त, माने कि आज उन्होंने लगाया, अमन की अगर शाम या रात को ही ख़त्म कर दूँ या कल सुबह में ख़त्म कर तो कर सकते हैं। 1 हफ्ते के बाद ख़त्म करूँ तो ख़त्म कर सकते हैं, उसको वापस ले सकते हैं इस अध्यादेश को, राष्ट्रपति चाहें तो बस इसका आर्टिकल ध्यान रखना है, आर्टिकल 123 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। ठीक है, अगला है आर्टिकल 143। इसके थ्रू राष्ट्रपति ना सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, किसी भी मुद्दे पे सलाह मांग सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देगा या नहीं देगा ये उसकी मर्जी है, उसके लिए वो बाध्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट उनको सलाह देगा ही देगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दे भी दिया तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यही बातें बताई गई है आर्टिकल 143 में, राइट। अगला समझिए, यहाँ पे आर्टिकल 111 में एक है कि जो विधेयक होता है ना, विधेयक पे राष्ट्रपति 3 तरीके से एक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उस पर एक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं, वो सस्पेंडिव वीटो, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है सस्पेंडिव के, निलंबकारी पे, कि इस पर पुनर्विचार के लिए वापस भेजते हैं, और पुनर्विचार के लिए जाता है अगर सरकार ने दोबारा से उसको 50% से पास कर दिया, कोई बदलाव करे या ना करे, तो उस दोबारा आने के बाद राष्ट्रपति को बाध्य हो जाते हैं, राष्ट्रपति को ये मानना ही पड़ता है। तो ये होता है सस्पेंडिव। अगला होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो को जेबी वीटो भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति ना तो साइन करते हैं और ना ही इसको वापस लौटाते हैं, रखे रखते हैं कि ठीक है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये कितने भी लंबे समय तक रख सकते हैं, और यही सबसे बड़ा एक पावर राष्ट्रपति के पास, इसको बोलते हैं जेबी वीटो, लाइक पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग अब तक पूरे इतिहास में, जब से हमारा भारत का संविधान बना है तब से अब तक एक ही बार हुआ है, 1986 में, जब ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। ये प्रथम सिख राष्ट्रपति थे, इसका प्रयोग किया था। किसके ऊपर किया था, डाक विधेयक के ऊपर। डाक विधेयक में क्या था कि डाकिया अगर किसी की चिट्ठी ले जाता है ना, तो चाहे तो उस चिट्ठी को खोल के पढ़ सकता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसा कुछ था इसमें। तो ये तो काफ़ी गलत था, लोगों की प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ था। तो राष्ट्रपति ने इस पर साइन नहीं किया, इसको अलाउ नहीं किया, राइट। हालांकि उन्होंने अच्छा किया था। एक और वीटो होता है एब्सोल्यूट वीटो, जिसको बोलते हैं आज्ञाकारी वीटो। मतलब उस कानून जो भी बन के आया है ना, लोकसभा राज्यसभा, यहाँ से पास होता है और फिर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, राष्ट्रपति साइन करते फिर वो कानून बन जाता है। तो लोकसभा राज्यसभा ने पास करके भेज दिया, लेकिन राष्ट्रपति इसको क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके चाहे तो उसे समाप्त कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। लेकिन ये इंडिया में अब नहीं है, ख़त्म है, ये ऐसा कानून अब नहीं है इंडिया में। अगला है क्वालिफाइड वीटो, जिसे विशेषाधिकार वीटो बोलते हैं। कोई भी कानून मात्र 50% मेजोरिटी से पास करने के बाद हो जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इसको क्या कर सकते हैं, क्वालिफाइड वीटो लगा सकते हैं, जिसको विशेषाधिकार वीटो बोलते हैं। और उसके बाद इसे 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, राइट। उसमें रिव्यू भी करना पड़ेगा, बदलाव भी कर सकते हैं, 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा तब। लेकिन इंडिया में यह नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना कि इंडिया में यह नहीं है, राइट, इंडिया में नहीं है। अगला है कि राष्ट्रपति की शिक्षा संबंधी शक्तियाँ। देखिए, राष्ट्रपति की कुछ शिक्षा संबंधी शक्तियाँ ये हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, केंद्र सरकार, उसकी जितने भी विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उस सब के कुलाधिपति होते हैं राष्ट्रपति। क्या होते हैं, कुलाधिपति। और सब जगह आपको मिलते हैं कुलपति, यानी कि वाइस चांसलर मिलते हैं, राइट। और चांसलर होते हैं राष्ट्रपति। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलेगी उन सब के, जैसे कि JNU हो गया, अलग अलग तरीके से यूनिवर्सिटीज़ हो गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, उन सब के जो है कुलाधिपति, जिसको बोलते हैं चांसलर, वो राष्ट्रपति ही होते हैं, राइट। ये इनकी शक्ति है, किस तरह से, शिक्षा संबंधी शक्तियाँ। अगला है सैन्य शक्ति। देखिए सैन्य शक्ति किस तरह से है राष्ट्रपति की। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। पहला नंबर, किसी भी देश से ना युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं, युद्ध विराम की भी घोषणा कर सकते हैं कि युद्ध विराम करते हैं, और परमाणु हमले का भी आदेश दे सकते हैं। इसमें मेन होता क्या है कि प्रधानमंत्री बोलते हैं रक्षा मंत्री को, रक्षा मंत्री बोलते हैं NSA को। NSA का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इस समय अजीत डोवाल हैं उत्तराखंड से। और फिर ये ऑर्डर देते हैं जिस सेना को भी देना हो, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को, उस सेना प्रमुख को।
और फिर वो क्या करते हैं, परमाणु हमला कर सकते हैं। ऐसा बनाया गया है, मतलब कि इस तरह से बनाया गया सीरीज को, ऐसा ही होगा अगर करना होगा तो कभी। हालांकि इसका यूज़ तो शायद ही कभी होगा, अगर हुआ तो धरती पे विनाश तो निश्चित है। अगला है राष्ट्रपति का विवेकाधिकार शक्ति। इसमें क्या है कि वह अपने सूझबूझ से चाहे ना तो किसी भी पार्टी को सरकार के लिए बुला सकते हैं। मानिए कि सरकार बनाने के लिए कम से कम कितने सीट चाहिए होता है इस समय, 273, लेकिन किसी पार्टी के पास उतनी सीट पूरी नहीं है ना कि राष्ट्रपति को लगता है कि यह पार्टी जुटा लेगी, तो उसको बुला सकते हैं सरकार बनाने के लिए, और किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को, उस पार्टी को 30 दिन के अंदर में बहुमत साबित करना होगा, वरना वो सरकार खत्म हो जाएगी, राइट। तो अधिकतम 30 दिन के लिए, तो इसको बोलते हैं विवेकाधिकार शक्ति। अगला है विशेषाधिकार शक्ति। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को उनके पद पर रहते हुए कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, उनके ऊपर कोई भी फौजदारी कार्रवाई नहीं कर सकती, कोई कार्रवाई किसी कोर्ट में नहीं चल सकता, लेकिन दीवानी कार्रवाई हो सकता है। उन्होंने ज़मीन कब्जा कर लिया या फिर किसी को कुछ ऐसा कर लिया, तो इस हालात में दीवानी कार्रवाई उनके ऊपर हो सकता है, लेकिन फौजदारी या फिर गिरफ्तार ऐसा काम राष्ट्रपति को नहीं कर सकते, राइट। अगला है कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। ये कार्यपालिका का शक्ति होती है। क्या होती है, कोई भी विधेयक, कोई भी कुछ भी पास होता है ना, तो इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर चाहिए होता है, साइन चाहिए होता है। शपथ दिलाना होता है ना बड़े बड़े लोगों को, तो राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। साथ ही साथ नियुक्ति करनी होती है, जैसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति करना, प्रधानमंत्री वगैरह सब उसी में होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करना, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों की नियुक्ति करना, राज्यपाल की नियुक्ति करना, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी नियुक्ति करना, यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करना, ये सब के सब जो है पावर जो है कार्यपालिका के हेड जो है राष्ट्रपति के पास ये होती है, राइट। अगला है वित्त शक्ति, फाइनेंशियल पावर। इसमें क्या क्या है राष्ट्रपति के पास, इसमें पावर ये होती है कि ये बजट जो है पास करवाते हैं। किससे पास करवाते हैं, वित्त मंत्री से, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पे ही होती है। ये वित्त आयोग का गठन करते हैं, राइट। और वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में हम पढ़ेंगे आगे जब आएगा तो। अगला है आकस्मिक नीति, जिसको बोलते हैं कंसिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी राष्ट्रपति की शक्ति है। इसमें पैसा कैसे निकालना है, किस तरीके से करना है, राष्ट्रपति की पावर होती है। अगला है राजनीतिक कूटनीति। इसमें क्या बताया गया है राजनीतिक कूटनीति में कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो किसी और देश के में अपने लोगों को मतलब दे देंगे जगह कि हाँ वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके इस देश में अपना दूतावास खोल सके, एम्बेसी खोल सके, इस तरह की चीज़ों के लिए तो राजनीतिक कूटनीति जो है राष्ट्रपति ही अलाउ करते हैं, वही शक्ति देते हैं। हालांकि सारा काम वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सलाह पे करते हैं, लेकिन करते तो नाम तो वैसे राष्ट्रपति का ही है ना। राजदूत वगैरह की किस देश में भेजना है, कहाँ पे बुलाना है, कैसे करना है, सब राष्ट्रपति ही करते हैं और इन सबको भेजते हैं जहाँ जहाँ पे करना होता है। किस देश के लोगों को वीज़ा देना है, किस देश को नहीं देना है, कहाँ पे किस तरीके से करना है, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, राइट। वीज़ा मतलब किसी भी देश में एंट्री करने के लिए एक पास लेना होता है किसी अलग देश में, तो इसको बोलते हैं वीज़ा। तो ये सब पीछे राष्ट्रपति की शक्ति है, वित्त शक्ति, फाइनेंशियल शक्ति। अगला है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों में क्या क्या आती हैं, जैसे कि कानून वगैरह को लेकर पहला है कि संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, आर्टिकल 108 का प्रयोग करके। अभिभाषण दे सकते हैं, साल की जो पहली बैठक होगी लोकसभा या विधानसभा की, मतलब राज्यसभा की, विधानसभा की नहीं, लोकसभा राज्यसभा की उसकी, राइट। और लोकसभा, राज्यसभा और बाकी जगहों पे जहाँ भी एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एसटी, इनका जो सीटों का आरक्षण होता है ना, लोकसभा राज्यसभा बाकी सब जगहों पे, राज्यसभा नहीं लोकसभा पे स्पेशली, लोकसभा और विधानसभा वगैरह पे, तो इस सब आरक्षण ही राष्ट्रपति ही देखते हैं, राष्ट्रपति इनको करते हैं। जैसे कि मानिए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति क्या करते हैं, 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 करते थे, अब नहीं कर रहे, एंग्लो इंडियन होते थे, तो ये सब पावर उनको इसी के थ्रू मिली है। और कोई भी विधेयक पे जब तक राष्ट्रपति साइन ना कर दें वो विधेयक मतलब वो कानून नहीं बनता है, राइट। तो ये सब शक्तियाँ विधायी शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की। और थोड़ी सी बातें आप यहाँ पे ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के पास आपातकाल शक्तियाँ हैं, और इसको हम संविधान के भाग 18 में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं इसमें काफ़ी डीप नहीं बता रहा हूँ। जब भाग 18 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप इसको डीप पढ़ लेंगे। 352 के थ्रू देश में जो है आपातकाल लगाया जाता है, 356 के थ्रू राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है, और 360 के थ्रू ये देश में ही लगता है। लेकिन ये जो आपातकाल लगता है ये फाइनेंशियल लगता है, और ये हमने यूएसए के संविधान से लिया है, राइट। और बाकी आपातकाल जनरली हमने जर्मनी से लिया है कि जब आपातकाल में कैसे कैसे क्या किया जाएगा। तो इसको मैं यहाँ बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि अगर देश में आपातकाल लगाना है, वैसे 3 बार लग चुका है, राइट, 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध, 1971 इंडिया पाकिस्तान का युद्ध जिसमें बांग्लादेश बना था, और 1975 में
आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे वही एक गड़बड़ हो गया था इसमें, ठीक है, उसी को गलत बोलते हैं हम कि वो गलत था, बाकी दोनों तो ठीक था ही। तो इसके लिए ये है कि मंत्रिमंडल सलाह देगी, राष्ट्रपति लगाएंगे और मंत्रिमंडल लिखित में इसके लिए सलाह देगी, और 30 दिन के अंदर में ना लोकसभा और राज्यसभा को 2/3 मेजोरिटी से पास करना हो कि हाँ आपातकाल ठीक है, आपातकाल रहना चाहिए, वरना आपातकाल खत्म कर दिया जाएगा देश में अगर लगता है तो। लेकिन किसी राज्य में लगता है तो राज्यपाल क्या करेंगे, सिफारिश करेंगे, मंत्रिमंडल बोले कि हाँ लगा दो, और मुंह से सिर्फ बोल देंगे तो राष्ट्रपति इसको लगा देंगे, और टाइम मिल जाता है लोकसभा और राज्यसभा को कि वो आराम से 60 दिन के अंदर में साधारण बहुमत से, मतलब 50% के बहुमत से पास कर दे, राइट। और 360 वाला ये अब तक कभी नहीं लगा है। 356 कहाँ लगता है, राज्यों में लगता है। ये तो बहुत सारे राज्यों में लग चुका है पहले भी, जैसे सबसे पहले पंजाब में लगा था और सबसे ज़्यादा बार यूपी में लगा हुआ है 356 वाला, जिसको बोलते हैं राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन, राज्यों का शासन, राज्यों में आपातकाल। तो ये सब चीज़ें ऐसे हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है, यूपी में, और सबसे पहली बार पंजाब में लगा था, राइट। तो इसके लिए मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से सिर्फ ओरल बोल देगी तो राष्ट्रपति इसको लगा देंगे, और इसको इस तरह से करना होता है। 360 वाला जैसे कि मैंने बताया कि वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसकी सलाह मंत्रिमंडल देगी और ये ओरल रूप से बोल देगी तो राष्ट्रपति लगा देंगे, और 60 दिन में लोकसभा राज्यसभा से 50% बहुमत से पास करना होगा, और ये ऐसे पास हो गया तो ये लग जाएगा, राइट। इसके बारे में जैसे मैंने बताया कि डिटेल में हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 18 में, तो वहाँ पे हम आराम से इसको जानेंगे। बाकी राष्ट्रपति से जुड़ी हुई सारी बातों को हमने देख लिया, लेकिन कौन कौन राष्ट्रपति बना है ये भी हम एक बार देख लेते हैं अब तक। तो यहाँ पे देखिए, जो पहले राष्ट्रपति हमारे देश में बने ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और ये 1950 से 1962 तक थे, और 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं, और ये बिहार से थे, और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। अगला है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये 1962 से 1967 तक थे, और इन्हीं के जन्म दिवस पे सितंबर में हर साल शिक्षक दिवस मनाई जाती है, और इनको भी भारत रत्न मिला था, और भारत रत्न पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनके साथ में 2 और लोगों को मिला था, सीवी रमन और श्री राजगोपालाचारी जी को मिला था 1954 में। अगला है जाकिर हुसैन, इनको भी भारत रत्न मिला है, और जो कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका यहाँ पे टाइमिंग लिखा हुआ है 1967 से 69 तक। इसके बाद वी गिरी बने 1969 से 74 तक, और ये दूसरे चरण की मतगणना में जीते थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है फखरुद्दीन अली अहमद, और इनकी मौत जो है इनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी, ये बात आपको ध्यान रखना है, राइट, आपातकाल के दौरान थे। अगला है नीलम संजीवा रेड्डी, और ये निबिरोर जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ कोई आया ही नहीं था, ये निबिरोर जीत गए थे, राइट। इनका कार्यकाल यहाँ पे है 77 से 82 तक। अगला है ज्ञानी जैल सिंह, और डाक विधेयक पे उन्होंने 1986 में क्या किया था कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, ये बात हमने अभी अभी जाना ही था। इसके बाद है आर वेंकटरमन, राइट, इनके बारे में कुछ भी अब हमें नहीं जानना है। आर वेंकटरमन के बारे में बस इनके कार्यकाल ध्यान रखना कि 87 से लेकर 1992 तक थे। इसके बाद है शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997 तक थे ये। उसके बाद के आर नारायणन, 1997 से 2002 तक। इसके बाद APJ अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और एक पहले ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना 5 साल का टर्म पूरा किया था, ठीक है। फिर इसके बाद एकमात्र महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, 2007 से 2012 तक रही थी ये। और फिर इसके बाद प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक, और अभी वर्तमान में आपको 2017 से रामनाथ कोविंद जी हैं। इनके बाद अभी देखते हैं कि फिर यही आएंगे, कोई और आएगा, तो इस समय रामनाथ कोविंद जी हैं, राइट। तो रामनाथ, इनको भारत रत्न मिला हुआ है वैसे। तो ये सब है राष्ट्रपति वगैरह के बारे में। और यहाँ पे गैलरी में मैंने कुछ और चीज़ें और देखा था, आपको दिखाया था एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे भी सारे लिस्ट हैं शुरू से लेके अब तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वेंकट गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, इन सब के बारे में यहाँ पे दी गई है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना कि नीलम संजीव रेड्डी के समय से ही हर बार जो राष्ट्रपति है 25 जुलाई को शपथ लेते हैं। शुरुआत हुई थी नीलम संजीवा रेड्डी के समय से, और हर साल मतलब जब भी आते हैं 25 जुलाई को शपथ लेते हैं इनके बाद से। ये बात यहाँ पे देख सकते हैं, इन्हीं के समय से शुरू किया गया था, और तब से अब तक यही फॉलो हो रहा है। 25 जुलाई को ही शपथ ले रहे हैं, यहाँ पे भी आपको 25 जुलाई ही मिलेगा प्रणब मुखर्जी को। और फिर इसके बाद रामनाथ कोविंद जी जो अभी हैं, यही 25 जुलाई को ही शपथ लिए थे रामनाथ कोविंद जी, राइट। ये सब पूर्व राष्ट्रपति लोग हैं।
मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट को। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।